हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग हमारा एक बहुत ही डेंजरस और आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। बेसिकली इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम एक फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, अब तक हमने जो चैप्टर से पढ़े हमने वो लाइन से थे हमारे, हमने लीवरेज एनालिसिस जान लिया है। ये समझिए कि लीवरेज एनालिसिस का ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। इसमें हम एक फर्म की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा हम वो इसमें सीखेंगे। और वैल्यू ऑफ फर्म को इसमें निकालने के हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के अप्रोचेस दिए गए हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा अप्रोच है उसका नाम है नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट जो हमारा अप्रोच है यहाँ पर सेकंड वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और थर्ड का नाम है मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच, और इसे आप बेसिकली एमएम अप्रोच भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम भी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो हमारे पास ये मेजरली 3 अप्रोचेस हैं जिसके ज़रिए हम लोग हमारी जो फर्म है, हमारी जो फर्म का वैल्यू है हम वो पता करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे बतानी है कि इसमें जो जो हमारे ये अप्रोचेस हैं ये एक तरह के लॉ की तरह है। ये अप्रोचेस बेस्ड हैं अजम्पशंस पर। मैं बताता हूँ, जैसे हमारा पहले एक लॉ हुआ करते थे, डिमांड लॉ, सप्लाई लॉ। आप जानते हो, आपने सबने पढ़ा है 10th 11th 12th में हमारे पास ये सब्जेक्ट हुआ करता था। उसमें हमें डिमांड लॉ, सप्लाई लॉ के बारे में पढ़ाया गया था। उसमें जो वो लॉज थे वो लॉज कैसे बने थे, वो लॉज कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड थे। अगर वो अजम्पशंस खारिज कर दिए जाएं तो वो लॉ इस्तेमाल में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास हुआ क्या करता था कि अगर हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाते थे डिमांड लॉ के अंदर तो हमारी जो डिमांड थी वो घट जाती थी। लेकिन वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड थी, जैसे कि इन द मिडल ऑफ वॉर एंड इन द टेस्ट ऑफ पर्सन, कि ये जो लॉ है ये काम नहीं करता। तो ये अजम्पशंस था। उसी की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे कुछ लॉज हैं, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको पहले बता दूं, हमारे मतलब कि सॉरी हमारे जो अप्रोचेस हैं वो तीनों के तीनों अप्रोचेस इन अजम्पशंस पे बेसिस हैं, और मैं इन अजम्पशंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा अजम्पशन नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ है देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी एंड डेब्ट विच इज़ हैविंग फिक्स्ड इंटरेस्ट। इसमें ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास जो सोर्सेस हैं, हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसके सोर्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही तरीके के हैं, एक इक्विटी और एक डेब्ट। अगर आप आमतौर पे देखें तो हमारे पास 4 तरह के होते हैं। इक्विटी होता है, डेब्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है एंड हमारा रिटेन अर्निंग। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी और डेब्ट को लिया गया है। ये इसका अजम्पशन है, इसी के बेसिस पे हम वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं, वरना हम नहीं निकाल सकते। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर देर इज़ नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेस। यहाँ पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, यानी टैक्सेस से हमारी वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है एंटायर अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 100%। यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स नहीं होंगी। और पहली पॉइंट में हमें बता दिया गया था कि हमारे पास सोर्सेस सिर्फ 2 ही हैं, तो रिटेन अर्निंग का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो हमारा 4th पॉइंट है इन व्यू ऑफ 3 अबव्स देयर आर नो रिटेन अर्निंग। मैंने अभी आपको समझाया रिटेन अर्निंग यहाँ पे नहीं होगी। ओके। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज गिवन एंड इज नॉट एक्सेप्टेड टू ग्रो। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का उसमें कोई भी ग्रोथ यानी फ्लक्चुएशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ेगा ना घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस फॉर अ गिवन कंपनी। यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अर्निंग्स का वो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स ही रहेगा। तो बिल्कुल सही है ये। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के सॉल्व होगा तो आपको उसमें पॉइंट में पता लगेगा। टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर गिवन एंड दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कंपनी की जो एसेट्स यहाँ पे रहेंगी वो समय के अनुसार नहीं बदलेंगी, यानी कि उनकी वैल्यू सेम रहेगी। थर्ड आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है द कंपनी हैज़ अ परपेचुअल लाइफ। इस पॉइंट को आप खारिज कर सकते हैं, वैसे ये आपके इस लेवल के लिए नहीं है। ओके, तो इसे आप रहने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट ओवर टाइम एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल। फॉर ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट की तरह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो से मतलब कि उसमें कोई रिस्क वो नहीं है कि ना ज़्यादा बढ़ेगा ना घटेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो बिजनेस रिस्क है वो भी हाई नहीं है, कि बिजनेस का जो रिस्क आप समझते हो कि घटेगा या बढ़ेगा वो हाई नहीं है।
तो आपने इन अजम्पशंस के बाद एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, जो हमारी एसेट साइड होती है और हमारी जो लाइबिलिटी साइड होती है वो सेम होती है। ओके, एसेट्स जो हमारी होंगी उनकी वैल्यू ऊपर, हमारी जो एसेट है वो जनरेट ही किससे होगी, इक्विटी और डेप्ट से। अभी हमने सीखा ना कि हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्सेस हैं, इक्विटी और डेप्ट। तो हमारी जो लाइबिलिटी होगी इक्विटी और डेप्ट होगी, वही हमारे एसेट्स होंगे। तो हम सीधी सीधी कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म है, इक्विटी और प्लस डेप्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म इन द सीरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ओके, हम लोग यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूँ एनआई अप्रोच, यानी कि नेट इनकम अप्रोच। इसमें मैंने जैसे आपने लीवरेज एनालिसिस निकाला था, बिल्कुल हम वैसे ही काम करेंगे। हमारे पास जो सेल होगी उसमें हम पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर जो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करेंगे हमारा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आएगा पेंडिंग, वो आएगा हमारे पास EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट हम यहाँ पे किसको दे रहे हैं, हमारे डेप्ट्स को। डेप्ट्स को जितने भी परसेंटेज पे हम इंटरेस्ट देंगे उसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर हमारा जो इंटरेस्ट माइनस होगा उसके बाद हमारे पास बैलेंस आ जाएगा PBT, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहीं पे हमारा जो हो जाएगा नेट इनकम, बिकॉज हमें आगे कैलकुलेट नहीं करना है, हमें साफ साफ अजम्पशंस में कहा गया था कि यहाँ पे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ओके, तो हम PBT को हमारा नेट इनकम मानेंगे, और फिर इसी के बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें सिर्फ दो आपको तीन स्टेप्स लगानी है। पहला आपको वैल्यू निकालनी है इक्विटी की, और फिर निकालनी है वैल्यू डेप्ट की, और फिर निकाल लेनी है वैल्यू फर्म की। तो अब पहले इक्विटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, नेट इनकम यानी कि PBT अपॉन में KE मतलब कि हमारा इक्विटी का रेट। और डेप्ट की वैल्यू एज इट इज़ निकलेगी, हम डेप्ट को इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट अपॉन में KD, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो। और फिर हमारा जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो निकल आएगा इक्विटी प्लस में डेप्ट। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप अगर चाहो तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करवाना चाह रहा हूँ, मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। तो हम लोग जब सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसमें एक पॉइंट और बता दूँ कि यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपको पता रहना चाहिए। ये हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं WACC, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसे निकालने का क्या तरीका है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सीधी सी बात है कि यहाँ पे एवरेज पूछी जा रही है, तो जो हमारी नेट इनकम है और इंटरेस्ट है, यानी सीधी सीधी अगर हम बोलें कि जो हमारा EBIT है, अगर हम उसको वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दें तो हमारा WACC निकल आएगा, यानी कि वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आएगा। तो हम लोग यहीं पे अपने इस चैप्टर को अभी रोकते हैं। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और स्टडी करो।